हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ की डिस्कशन में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो कि है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के विषय में। ये चैप्टर ऑब्वियसली ज्योग्राफी से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। आपके पास ऑप्शन है हमारे कई सारे कोर्सेज ज्वाइन करने का, जिनमें कि CSU यानी कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू यूपीएससी, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस उपलब्ध हैं, जो आप हमारी वेबसाइट्स पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन पॉपुलेशन चैप्टर के बारे में। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। अब आप सबको पता है कि इंडिया की जनसंख्या की समस्या क्या है। जनसंख्या अगर बढ़ेगी यानी पॉपुलेशन ग्रोथ अगर ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, यानी संसाधन पे प्रभाव पड़ेगा। अब मेरा आपसे पहला सवाल है कि जब आप देखें ये टॉपिक कि भाई हम बात कर रहे हैं जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन को लेके कुछ की टर्म्स हैं जो इस टॉपिक में आपको क्लियरली पता होने चाहिए। एक तो डेथ रेट क्या होती है, बर्थ रेट क्या होती है, स्टेबिलिटी रेट क्या होती है, रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है पॉपुलेशन की, यानी जनसंख्या में मृत्यु दर क्या होती है, जन्म दर क्या होती है और रिप्लेसमेंट की दर क्या होती है। ये सभी आवश्यक चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। अब देखिए, पहली बात जनसंख्या की जब आती है तो भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमें पता है, लगभग 1.25 बिलियन, 125 करोड़ की जनसंख्या है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या इसको लेकर है ये है कि भारत की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत में जो ज़मीन है, जो संसाधन है वो सीमित है। हर जगह संसाधन तो सीमित होते हैं, लोग तो बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन संसाधन तो उस प्रकार से बढ़ते नहीं हैं। इंडिया की जो एरिया है वो दुनिया का केवल 2.4% है, जो कि पॉपुलेशन इज़ अराउंड 17% ऑफ वर्ल्ड। अब दुनिया की 17% जनसंख्या केवल 2.4% भूभाग पर निर्भर है। तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि संसाधन सबके लिए कम है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए या उसको सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज का सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। अब तो चलिए, ये तो हो गई बेसिक जो बातें हैं मैंने बताई आपको। अब जो दरों की बात की मैंने, चाहे जन्म दर, मृत्यु दर, वो क्या होती है वो देखते हैं। अब जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, जनसंख्या की, तो अब मुझे अगर इस टॉपिक में जो मुख्य हमारा फोकस होगा वो होगा ये देखने पे कि पॉपुलेशन कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, किन राज्यों में साइज़ के अनुपात में कितनी ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं और किस राज्य में किस हिसाब से लोग रहते हैं। अगर आपको डेमोग्राफिक्स पता है किसी राज्य के कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, घनत्व कितना है जनसंख्या का, यानी कितने लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, वहाँ की डेंसिटी कितनी है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ की समस्याएं किस प्रकार की हो सकती हैं या फिर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ किस प्रकार की हो सकती हैं और क्या प्रोसेस है पॉपुलेशन चेंज का, कैसे जनसंख्या में बदलाव हो रहे हैं आयु वर्ग को लेकर कि 0 से 14 वर्ष के लोग ज़्यादा हैं या बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे तो अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव होगा या सोसाइटी पर उसका क्या प्रभाव होगा, वो सभी चीज़ें मुख्य रूप से आपको पता लगेंगी इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन में और इस पॉइंट तक पहुँचने के हमें पता लगे कि ये सारी कहानी है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट कि किसी भी देश या समाज की के उत्थान के लिए आप सबसे पहले किसे देखते हैं, क्या चीज़ ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी देश के ग्रोथ के लिए। सबसे बड़ा संसाधन कहा जाता है मानव संसाधन होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कराता है आपको वो शक्ति जिसका इस्तेमाल करके आप बाकी संसाधनों का सदुपयोग कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए 2 गांव हैं, एक गांव में 100 लोग रहते हैं, एक गांव में 500 लोग रहते हैं, ठीक है। अगर ये पहले के ज़माने की जंग होती तो आपस में लड़ते और 500 लोग जीत जाते, क्योंकि शायद इनके पास कुछ डंडे हथियार होते तो वो 100 लोगों को हरा देते। पर मान लीजिए उन 100 लोगों के पास बहुत अच्छी एजुकेशन है, उनके पास बहुत अच्छी मिलिट्री की ट्रेनिंग है, उन्हें पता है कौन सी टेक्टिक्स बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो कई तरह के हथियार डेवलप कर सकते हैं। वही तलवार इन 500 लोगों के पास भी है या वही डंडे इन 500 लोगों के पास भी हैं, पर वही तलवार इन 100 लोगों के पास भी हैं, पर इन तलवारों को लोहे का कार्य कर कुछ इस तरह से ढाल सकते हैं या ऐसे नए उपकरण बना सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लीथल हों और ज़्यादा मारक क्षमता रखते हों। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है अगर वो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। हो सकता है इन दोनों एरियाज़ में लोगों के पास पानी 500 लोगों के वालों के पास हो सकता है 1000 लीटर पानी हो, 100 लोगों के पास हो सकता है 100 लीटर ही पानी हो। पर अगर ये एजुकेटेड हैं, अगर ये शिक्षित हैं, अगर इनके पास इनकी बुद्धिमत्ता काफ़ी ज़्यादा है, तो ये अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करके 100 लीटर पानी में भी फसल उपजा सकते हैं, जो कि 1000 लीटर पानी में नहीं उपजे कभी कभी। तो इसका एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इजराइल का केस माना जाता है, जो वाटर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड कंट्री है, जहाँ पानी बहुत कम है, लेकिन वहाँ की जो फसलें हैं, चाहे वो ऑरेंज की हो यानी संतरे की हो या सिट्रिक
जो फल होते हैं, खट्टे फल वो उपजाते हैं वो, और पानी को बहुत ज़्यादा रिसाइकिल करते हैं, इसलिए वहाँ पानी की समस्या नहीं है, बल्कि वो पानी बाकी देशों को भी बेच रहे हैं वहाँ पे, जबकि खुद ही वहाँ पे पानी बहुत कम उपलब्ध है। जबकि अगर आप कंपेयर करें भारत जैसे देश को, जहाँ के पास पानी भरपूर मात्रा में है, वहाँ पर इतना पानी होते हुए भी आधे देश में सुखाड़ आया रहता है, यानी सूखा पड़ा होता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मतलब जो मानव संसाधन है, वो कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है आपके बाकी संसाधनों पर। अगर आपके मानव जो है, आपकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा शिक्षित है और काफ़ी होशियार है, तो वो बाकी संसाधनों का भी सही इस्तेमाल कर पाती है। अब बात आती है, जैसे कोल का एग्जाम्पल ले लें कि कोल भी कोयला है, कोल भी केवल एक पत्थर का टुकड़ा है, जब तक कि उसको रिसोर्स बना के उसका कोई उसको संसाधन बनाया ना जाए, उसके ऊपर कार्य कर कर उसका खनन कर कर उसके फैक्ट्री में डालकर ऐसी मशीनों का इजाद ना किया जाए जहाँ तक उसका इस्तेमाल हो सके, तब तक कोयला क्या है कि कोयला केवल एक पत्थर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो आज से 100 साल पहले अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन गिरा हुआ मिलता तो कोई काम का नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता जिसमें कुछ चिप्स लगी होती। मान लीजिए टाइम मशीन से जाके आपने पीछे पहुंचे और एक फ़ोन साथ में गिरा हुआ मिल गया, कुछ नहीं है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। टू मेक अ समथिंग अ रिसोर्स इट हैज़ टू हैव सम वैल्यू, उसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। और कोई भी चीज़ तभी संसाधन बनती है जब मानव संसाधन उसके साथ संलिप्त होता है, अन्यथा वो तो बस रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण दूंगा, अगर आप ईंट से घर बनता है, ईंट किस चीज़ से बनती है? मुख्य रूप से मिट्टी से बनती है ईंट। अब मिट्टी भी संसाधन है, पर क्या मिट्टी अपने आप महल खड़े कर देगी? नहीं, उसके लिए मानव संसाधन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कहानी है संसाधन की, और मानव संसाधन क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिजास्टर। अब देखिए दो बात है, डिजास्टर क्या होता है? जब डिजास्टर और एक और टर्म है हजार्ड, ठीक है। हजार्ड मतलब ये होता है कि लेट्स से कोई भी अगर प्राकृतिक चीज़ें चली आ रही है, कोई भी प्राकृतिक अगर अक्रंस है, मतलब कोई प्राकृतिक चीज़ हो रही है, जैसे पानी बह रही है, नदियाँ बह रही है, नदियों में जो वाटर लेवल है बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल हिमालय के पास कोई नदी बह रही है, वहाँ वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा? उस नदी में बाढ़ आ जाएगी, पर क्या वो आप डिजास्टर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि वो नदी में बढ़ेगी, फिर घट जाएगी, थोड़ी पहाड़ों में पानी घुस जाएगा, फिर वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पे वही वो नदी आते आते उत्तराखंड में आके 4 गाँव को बहा दे, देन इट इज डिजास्टर। क्योंकि कोई भी नेचुरल इवेंट डिजास्टर तभी बनता है जब वो इंसानों को प्रभाव डालता है। तो यहाँ भी वो कहानी है, अगर यहाँ कोई ना रहता, फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा नदियों में बाढ़ कहाँ आती है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गंगा को ले लें, कोसी को ले लें, ब्रह्मपुत्र को ले लें। तो ब्रह्मपुत्र, कोसी और गंगा, इन तीनों नदियों का अगर ये जो बहने का इलाका है वो बिल्कुल खाली होता, वहाँ कोई लोग नहीं होते, तो आप उसको कैलकुलेट नहीं करते डिजास्टर में। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स के अंदर जब तक नदी बह रही है कोई समस्या नहीं हो, जब तक लोगों को ऊपर डुबा नहीं देती तब तक वो डिजास्टर नहीं कहलाता। तो इट्स अ हजार्ड विच इज़ अ डिजास्टर ओनली व्हेन इट स्ट्राइक्स पीपल, जब तक उससे आम जन प्रभावित ना हो वो डिजास्टर नहीं कहलाता। तो ये एक पॉइंट था, ऐसे मैंने बता दिया। अब देखिए हमने देखा डिजास्टर क्या है। डिजास्टर कब होगा? जब कहीं जनसंख्या होगी, तभी कोई नेचुरल चीज़ भी होती है, सुनामी आती है, लहरें बढ़ती है, किसी को कोई समस्या नहीं है, जब तक वो लहरें आके किसी ऐसे द्वीप पे ना चली जाए जहाँ इंसान रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाए, ताकि हमें पता लगे भाई बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोगों की जान चली गई, देन इट्स डिजास्टर, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी इशू विद इट। उसी प्रकार से जो रिसोर्सेज है वो तभी बनते हैं जब हम अपना योगदान या मानव रिसोर्सेज में अपना योगदान करता है। फिर बात आती है सेंसस की। सेंसस क्या होता है? हमने बात करी जनसंख्या की। जनसंख्या है कितनी, ये आपको पता कैसे चलेगा? जनसंख्या कितनी है ये पता करने के लिए आपको जनसंख्या गिननी पड़ेगी। तो वो तभी गिनी जाएगी जब आपको पता हो कि ह्यूमन बींग्स है भाई। तो ह्यूमन बींग्स कैसे गिनते हैं आप? वो एक सेंसस के थ्रू गिनते हैं, यानी जनगणना के थ्रू गिनते हैं, ठीक है। अब जनगणना आप करेंगे तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन कितनी आयु वर्ग का है, कितने लोग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, किस इलाके में कैसे लोग हैं, ताकि कैसी व्यवस्था आप कर सकें। तो सेंसस का इंपॉर्टेंट काम क्या है? सेंसस आप देखिए सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि सरकारी एक आंकड़ा है जो आपको बताता है कि जनसंख्या कितनी है। इसका रोल ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये आपको बताएगा कहाँ पर आपको कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए, कहाँ कैसी जनसंख्या है, कहाँ क्या समस्याएं हैं, किस आयु वर्ग के लोग वहाँ रह रहे हैं। तो इंडिया में सेंसस पहला कब स्टार्ट हुआ था? 1872 में, और ये पहला सेंसस खत्म हुआ था जब 1881 में, मतलब पहला हेल्ड हुआ था 1872 में, लेकिन जो पूरा कंप्लीट सेंसस था 1881 में लिया गया था। उसके बाद हर 10 वर्ष पे एक सेंसस होता है। तो आखिरी सेंसस कब हुआ था? 2011 में। उसके बाद अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, जो कि ऑब्वियसली होने वाला होगा अगले कुछ सालों में। तो इंडियन सेंसस क्या इंपॉर्टेंट है? क्या देता है हमें डेमोग्राफिक सोशो इकोनॉमिक डेटा देता है, मतलब कहाँ पे कैसे वर्ग के लोग हैं, क्या उनकी सामाजिक और क्या उनकी आर्थिक समस्याएं हैं, और कैसे विकास या फिर वहाँ पे हमें पॉलिसी बनानी चाहिए। सेंसस को लेकर जो
प्रमुख पॉपुलेशन को ही लेकर कुछ सवाल होते हैं कि पॉपुलेशन कहाँ पे किस से लोग हैं, किस तरह की पॉपुलेशन है, वो कैसे बदल रही है। फॉर एग्जांपल एक देश था जापान, अभी सॉरी देश था नहीं है, अगर हम जापान का उदाहरण लें, जापान में क्या कहानी है, जापान में बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, एक जो है बढ़ती जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। कहने का मतलब कि वैसी जनसंख्या बहुत है जो कि आश्रित है दूसरे लोगों पे, क्योंकि नए लोग शादियां कम करते हैं, उनके बच्चे कम पैदा होते हैं, तो पॉपुलेशन ऊपर नहीं जा रही, जो पॉपुलेशन है वही स्टैग्नेंट है। और जो लोग वहाँ ऑलरेडी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ है, तो वो काफ़ी बूढ़े हो गए, तो कोई मर भी नहीं रहा, तो हो गया ऐसी बहुत सी जनसंख्या ऐसी स्टैग्नेट हो गई है जहाँ बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हैं जनसंख्या के हिसाब से और बच्चे बहुत कम हैं। तो वो जो बदलाव है जनसंख्या का, वो उसका अंदाजा उन्हें पहले से था कि ऐसा बदलाव आएगा, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी ऐसे बदली है कि जो केयर सिस्टम है, जो हॉस्पिटल सिस्टम है, वो इस प्रकार से बनाया गया है ताकि जो बूढ़े लोगों को मदद केयर किया जा सके। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। अगर आप वहाँ पर बैंक में जाएं, एक टाइम में वहाँ ऐसी फेमस एक एग्जांपल था कि अगर आप जापान के बैंक्स में जाएं तो वहाँ आपको बैंक पे कहीं भी फॉर्म मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, तो आपको चश्मे मिलेंगे, चार चश्मे मिलेंगे, मतलब पावर वाले चश्मे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, या जो भी नंबर वहाँ पे लोगों के बीच में ज़्यादा प्रचलित हो, जिनकी आँख की समस्या जिस प्रकार से रहती हो। वो इसलिए होता था कि बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा बैंक आते थे, तो अक्सर वो अपना चश्मा घर बुलाते थे, तो उनको समस्या ना, इसलिए वहाँ चश्मे रख दिए। तो इस प्रकार की पॉलिसी चेंजेस आप कर सकते हैं अगर आपको डेमोग्राफिक ट्रेंड पता हो कि देश कहाँ जा रहा है। उसी हिसाब से आपको क्या पता चलेगा, क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन। अगर आपको पता है कि आपकी जनसंख्या बहुत मैच्योर्ड है, एजुकेटेड है, उन्हें पता है क्या क्या संसाधन का कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप उसी हिसाब से अपने खर्चे बढ़ा सकते हो। अगर आपको पता लगे आपकी जनसंख्या ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो आपको लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी। हेल्थ की समस्या है तो अस्पताल में खर्चा करना पड़ेगा। हेल्थ में किस तरह के लोग हैं, नए वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, तो आपको प्राइमरी लेवल एजुकेशन में फोकस करना है, आपको बेसिक सुविधाओं पे फोकस करना है, वैक्सीनेशन ड्राइव चलानी है बच्चों के लिए। अगर बूढ़ों के ऊपर है तो जेरियाट्रिक केयर उसे कहते हैं, मतलब वृद्ध लोगों की जो रख रखाव करने के लिए, देखभाल करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसे हम कहते हैं जेरियाट्रिक केयर। तो वहाँ आप जेरियाट्रिक केयर पे काम करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है भाई, इंडिया की पॉपुलेशन से पता है 1.25 करोड़ के आसपास है, और दुनिया का 17.5% जनसंख्या है, और केवल 2.4% इंडिया के पास, 2.84% वहाँ का लैंड एरिया है दुनिया का। मतलब बहुत कम एरिया में भारत के पास ज़मीन है और बहुत सारे लोग हैं। इसका प्रभाव क्या होगा, अगर आपके पास ज़मीन बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो भारतीय एग्रीकल्चर की प्रमुख समस्या है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं और ज़मीन बहुत कम है, तो क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है ज़मीन के ऊपर। वो तो उतनी उपज दे पाएगी जितनी उसकी क्षमता है, जबकि आपकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो सस्टेन करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया का जो प्रोजेक्टेड और जो एक्चुअल पॉपुलेशन है वो भी देखिए। अब जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन था इंडिया का, वो और जो अभी तक एक्चुअल पॉपुलेशन है बिल्कुल सही उसी हिसाब से आ रहा है जो प्रोजेक्ट की गई थी कि पहले इतना बढ़ेगा, 100 करोड़ पहुँचेगा, और ऑलमोस्ट उतना पहुँच गया 2001 में। फिर 2011 में 125 करोड़ की उम्मीद थी और उससे थोड़ा ज़्यादा ही जा रहा है। तो आप देख रहे हैं हल्का हल्का ग्रोथ ज़्यादा ही है। तो इससे क्या समस्याएं भारत के लिए बन सकती हैं आगे, कि ये तो कंफर्म सी बात है अगले कुछ सालों में भारत चाइना से आगे निकल जाएगा, दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। लेकिन उसके साथ एक ट्रेंड देखा गया कि धीरे धीरे इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, क्योंकि जैसे जैसे किसी देश के लोग शिक्षित हो जाते हैं और उनके पास मोबिलिटी आती है, यानी अर्बनाइजेशन हो जाता है, तो लोगों के पास सुविधाएं आती हैं किस चीज़ की, फैमिली प्लानिंग की, कॉन्ट्रासेप्शंस की, उनके पास सुविधाएं होती हैं, एजुकेशन की। तो लोग प्रेफर करते हैं छोटे परिवार रखना, क्योंकि लोग पहले बड़े परिवार इसलिए रखते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उनका कोई परिवार में 4 बच्चे हैं तो किसी एक की मृत्यु हो जाए या कुछ उसके साथ हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके बावजूद उनको कोई समस्या नहीं होगी। मतलब घर चलाने के लिए पहले इकोनॉमी फैमिली पर ही रिलेटेड थी, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकता होती थी। अब वो आवश्यकता नहीं रही। जैसे अब सेटअप बदलता है उस हिसाब से महिलाओं के पास मोबिलिटी आती है, वो भी बाहर काम करने जाती हैं, तो उनके पास भी ऑप्शंस होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे कंट्रोल के, कि कितने बच्चे होंगे कितने नहीं होंगे। इससे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती है। एक नॉर्मल वर्ग में ऐसा ट्रेंड देखा गया है जैसे जैसे बढ़ता है। और होता क्या है कि जैसे जैसे समाज विकसित होता है, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो एक तो बच्चे कम पैदा होंगे और दूसरा लोग मरेंगे कम, मृत्यु दर घट जाती है, मृत्यु कम होती है लोगों की। इस वजह से पॉपुलेशन, अभी जैसे इंडिया में यूथ बहुत ज़्यादा है, यूथ पॉपुलेशन लार्जेस्ट है, वो धीरे धीरे करके स्टेबलाइज होते हुए बाद में जो बड़ी उम्र की जनसंख्या वो ज़्यादा हिस्सा ले लेती है उसका। तो 2011 सेंसस में अगर आप देखिए पॉपुलेशन साइज और नंबर्स के बारे में, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 199 मिलियन के साथ, और इंडिया की 16% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। और कहा जाता है कि अगर आप दुनिया के देशों में नापें तो उत्तर प्रदेश अगर देश होता है तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश होता है। फिर बात आती है जो डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपको दिखेगा सिक्किम में केवल
50,000 लक्षद्वीप में लगभग 64,000 लोग हैं और 50 लाख लोग आपको सिक्किम में मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जनसंख्या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको लक्षद्वीप जैसा इलाका जो लक्षद्वीप का डिस्ट्रीब्यूशन है जनसंख्या का वो इतना कम क्यों है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनमें ऑब्वियसली लोग उतनी मात्रा में नहीं हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9 डिग्री चैनल यहाँ पर है, 8 डिग्री चैनल यहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए मिनिकोय के बाद 8 डिग्री चैनल है। तो यहाँ पर आपको कोको आइलैंड कहाँ पर है, मालदीव्स कहाँ पर है, मॉरिशस कहाँ पर है, ये जो एरियाज़ हैं, सुमात्रा कहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप मैप खोलें और देखें कि अगर मिनिकोय आइलैंड यहाँ है तो मालदीव्स कहाँ पर है, 10 डिग्री चैनल से कितना दूर है, 8 डिग्री चैनल से कितना दूर है, अंडमान निकोबार के बीच में जो चैनल है उसका नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहे। फिर बात आती है जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स हैं उनमें हमें नंबर से फोकस नहीं करना है, हमें पता होना चाहिए नंबर 1 पे यूपी है, नंबर 2 इज महाराष्ट्र, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। सबसे कम में लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार और सिक्किम। अब बात आती है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है मैक्सिमम, जो टॉप 5 पॉपुलर स्टेट हैं वो सारे एक तरफ है। 5 में इंडिया के लगभग हाफ पॉपुलेशन रहती है, वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है लेकिन इंडिया में सिर्फ इसकी 5.5% पॉपुलेशन ही रहती है। क्या लगता है आपको, क्या इसका कारण हो सकता है कि इन राज्यों में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और राजस्थान जो इतना बड़ा है वहाँ केवल 5% जनसंख्या है? ऐसा क्यों है? देखिए, इससे आपको पता लगता है कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है। क्या राजस्थान में उतनी ज़्यादा नदियाँ हैं जो साल भर पानी लाती हैं? नहीं। इस रीजन में आप देखेंगे बहुत सारी रिवर्स हैं जो साल भर पानी लाती हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो, घाघरा हो, कोसी हो, ब्रह्मपुत्र हो, ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो यहाँ पानी लाती हैं। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें दामोदर हो, तो इस तरह की नदियां बहुत सारी हैं जो पानी लाती हैं। इस वजह से खेती, इंडिया की जनसंख्या किस पर निर्भर है? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर की चाहिए पानी, यहाँ पर पानी उपलब्ध है इसलिए बहुत सारे लोग हैं, इसलिए जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा ऊपर की ओर बढ़ रही है। वहीं राजस्थान में क्या है, पानी की कमी है, जो रेगिस्तान है वो उतना ज़्यादा हैबिटेबली सुटेबल नहीं है, वहाँ रहना थोड़ा सा कठिन है कंपैरेटिवली अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स में जाए तो, इसलिए जनसंख्या ऑब्वियसली नॉर्थ के राज्यों में ज़्यादा है। फिर बात आती है डेंसिटी की। सबसे बड़ा डेंस राज्य भारत का कौन सा है? तो वो है बिहार। इससे पहले बंगाल हुआ करता था लेकिन अब बिहार सबसे डेंस है। और डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी होती है नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। ठीक है, एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं उस हिसाब से आप नापते हैं वहाँ की जनसंख्या। तो जो इंडिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इंडिया की डेंसिटी बहुत हाई है और सबसे ज़्यादा डेंस दुनिया में जो देश है वो है बांग्लादेश, उसके बाद जापान और फिर आता है भारत। और भारत का सबसे पॉपुलस यानी डेंस राज्य है कौन सा? वो है बिहार। अब इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी में बात करें तो कितनी है? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग भारत में रहते हैं। ये है भारत की जनसंख्या की डेंसिटी। डेंसिटी सबसे ज़्यादा जैसे बिहार में है वहाँ 1102 है, 1102। और अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम लोग हैं, वहाँ सिर्फ 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप अरुणाचल में जाए तो 1 किलोमीटर में औसतन आपको सिर्फ 17 लोग मिलेंगे, जबकि बिहार में वहाँ आपको 1200 लोग मिल जाएंगे। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और जो पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर आप यहाँ देखें कि जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है 250 से ऊपर वाले राज्यों को देखिए आप, और 1000 से ऊपर वाले देखिए 2 ही राज्य हैं, बंगाल और बिहार। तो ये आपको क्या दिखाता है कि यहाँ पर क्योंकि जो पैटर्न था, नदियाँ बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी एग्रीकल्चर हो पाता था, यहाँ डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद आप देखेंगे यूपी 751 प्लस 1000 के आसपास है। तो इस तरह आप देखेंगे जो भी ज़्यादा नदियों वाला इलाका है, जहाँ ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ ज़्यादा ईजी है जीवन जीना, वहाँ आपको जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखती है। पहाड़ी इलाकों में ऑब्वियसली पहाड़ हैं, थोड़ा जीवन यापन थोड़ा सा मुश्किल है, तो उस हिसाब से जनसंख्या वहाँ पर कम रहती है कंपैरेटिवली। तो यही बात है, आप एक बार डेमोग्राफिक्स देखते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश 16%, महाराष्ट्र 9%, बिहार 9%, वेस्ट बंगाल 6%, आंध्रा 7%। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन देखें। जो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश में 6% है, राजस्थान में केवल 5.5% है, जबकि असम एक छोटा राज्य है फिर भी वहाँ 3% है। तो ये जो अनइवननेस है, ये जो आपको डिवीजन दिखता है, ये दिखाता है कि कैसे जो ज्योग्राफी है जगह की वहाँ के पॉपुलेशन पैटर्न को डिफाइन करती है। और अगर 250 से कम वाले देखें तो क्या होगा, वहाँ ट्रगर टेरेन होगी, क्लाइमेट फेवरेबल नहीं होगा। अब लद्दाख की तुलना आप लेट्स से इलाहाबाद से नहीं कर सकते, प्रयागराज से नहीं कर सकते, या फिर दिल्ली से नहीं कर सकते, जहाँ काफ़ी ज़्यादा हैबिटेबल क्लाइमेट है, अच्छे से आप रह सकते हैं, आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहाड़ी इलाकों में थोड़ा रहना मुश्किल है। असम की बात करें, जो मॉडरेट असम और जो अलग पेनिनसुलर स्टेट हैं वो मॉडरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हिल हैं, थोड़े से डाइसेक्टिव रॉकी एरियाज़ हैं, पानी की थोड़ी कमी है, मॉडरेट से लो रेनफॉल होती है, फर्टाइल ज़मीन थोड़ी सी कम है। कम फर्टाइल ज़मीन होगी तो एग्रीकल्चर करने के लिए लोग कम आएंगे, पहाड़ होंगे भाई, चढ़ना उतरना मुश्किल है, लोगों का जीवन यापन थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए वो कम लोग आते हैं वहाँ पर। वहीं अगर बात करें आप बाकी रीजन की जहाँ पर नदियाँ हैं तो ऑब्वियसली जनसंख्या वहाँ ज़्यादा होगी, जो कि केस है नॉर्दर्न प्लेन्स में, केरला में, जहाँ पे हाई पॉपुलेशन है क्योंकि ज़मीन क्या है, फ्लैट।
फ्लैट ज़मीन पे आपको खेती करना आसान है, पानी की उपलब्धता है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो आप आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनकी मैंने पहले बात की थी, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी और कैसे चेंज होगी, वो होते हैं 3 प्रमुख प्रोसेसेस जो कि बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, यानी कितनी मृत्यु हो रही है, कितना जन्म हो रहा है वहाँ लोगों का और कितना माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन इन द सेंस, कोई अगर आज से कनाडा चला जाए तो वो कनाडा में बस जाएगा, उसका पूरा फैमिली वहाँ शिफ्ट हो जाएगी धीरे धीरे, तो वो इंडिया से तो बाहर चला गया। हो सकता है कुछ लोग बाहर से, जैसे तिब्बतन रिफ्यूजीज इंडिया में बहुत है, तो वो अगर तिब्बत से जब उनको भगाया गया तो वो इंडिया आए, उनको प्रताड़ित किया गया तो वो इंडिया आए, तो वो तिब्बतन पॉपुलेशन इंडिया में माइग्रेंट है, इंडिया की पॉपुलेशन एड ऑन हुई, चाइना की घटी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पहले सिर्फ जन्म और मृत्यु होती थी, लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते थे, एक्सेस नहीं था बाहर की दुनिया का लोगों के पास। अब लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, जन्म हुआ तो जनसंख्या बढ़ी ऑब्वियसली, उसके बाद मृत्यु होगी जो एक नेचुरल साइकिल है। पर अगर इमिग्रेशन हो रही है, लोग आ रहे हैं, या इमिग्रेशन हो रही है, लोग जा रहे हैं, तो आपकी जनसंख्या इस प्रकार से घटेगी। याद रखिए, इमिग्रेशन मतलब बाहर जाना एक देश से, इमिग्रेशन मतलब उस देश में आना। तो ये किस चीज़ को डिफाइन करता है, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को, या पॉपुलेशन घटेगी या बढ़ेगी उस बात को। अब पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर बात करें तो जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे आप डिसाइड करें, कैसे होगी पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है जो किसी भी एरिया के कितने लोग या उस जगह या उस एरिया में रहते हैं एक समय के बीच में, यानी एक सीमित समय आप नापते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हज़ारों साल नाप लिए, पिछले 5 साल में कितने लोग की जनसंख्या में एक एरिया में है, या फिर पिछले 10 साल में कितने लोग हैं एक एरिया में। तो सेंसस उसी हिसाब से कि आप 10 साल का पीरियड ले रहे हैं कि 10 साल की पीरियड में कितने लोग एक जगह रह रहे हैं। इस तरह के बदलाव को आप 2 तरह से बता सकते हैं कि कितने लोग एब्सोल्यूट नंबर में बढ़े। फॉर एग्जाम्पल 2001 के दशक में कितनी जनसंख्या भारत की थी और 2011 के दशक में कितनी जनसंख्या है। इसको नापने के 2 तरीके हैं। एक, या तो आप बताएंगे इतने % जो है वो जनसंख्या बढ़ गई, या आप बोलेंगे इतने करोड़ लोग बढ़ गए। तो 2 तरीके से आप इसको बता सकते हैं, जो पैटर्न बता सके आपको जनसंख्या बदलाव का। तो ये जो बदलाव होगा वो किस हिसाब से होगा, वो बदलाव होगा वहाँ की स्थिति के हिसाब। स्थिति कैसी होगी कि इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, एजुकेशन कैसा है। अब क्या प्रभाव है इसका, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो रही है, तो महिलाओं के पास अधिकार आएंगे, लोगों के पास कॉन्ट्रासेप्टिव की सुविधा आएंगी, लोगों के पास फैमिली प्लानिंग के ऑप्शंस आएंगे। लोगों को पता लगा कि उनको 10 बच्चों की ज़रूरत नहीं है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, वो खुद ब खुद को सस्टेन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी आती है सोसाइटी में, मृत्यु दर गिरती है। तो लोगों को एक जो हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा पहले लोगों को डर रहता था कि भाई कोई हमारा बच्चा मर ना जाए या किसी हमारी बच्ची की मृत्यु ना हो जाए, तो उन सबको वो कैसा डर नहीं रहता। आपके पास सोशल नॉर्म्स ऐसे हो जाते हैं जहाँ ये ज़्यादा बेटर माना जाता है कि भाई 1 या 2 बच्चे हैं काफ़ी हैं, 50 बच्चे या 10 बच्चे या 5 बच्चे ऐसा जिनको आप ढंग की एजुकेशन ना दे पाएँ, उससे तो बेटर आपकी फैमिली छोटी रहे। सोशल नॉर्म्स को अगर हम बात करें, सोशल नॉर्म्स का प्रभाव रहता है। गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी रहती है जो प्रेफर करती है कि अगर आपके पास बच्चे कम हैं तो इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे सब कुछ। हेल्थ केयर के स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं तो बूढ़ी जनसंख्या बढ़ जाती है। फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ता है, औरतों के पास अधिकार आते हैं, तो उसका प्रभाव भी होता है। फिर एजुकेशन की कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है कि इतना महंगी पढ़ाई है, शिक्षा है। अब आपको 4 बच्चे हैं, चारों को शिक्षा देनी पड़ेगी, तो आप प्रेफर करेंगे भाई नहीं करने 4 बच्चे हमें। लोग प्रेफर करते हैं 1 या 2 बच्चे, लोग प्रेफर करते हैं खुद से जीवन को एक्सप्लोर करना। सो इस प्रकार के फैक्टर्स पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं। वहीं यही फैक्टर्स, अगर किसी देश की इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है तो आप सोचेंगे भाई खेती करनी है, अगर हमारे परिवार में 10 लोग हों तो ज़्यादा ईजी है खेती करना, किसी बाहर के व्यक्ति को आपको लेबर के रूप में नहीं रखना पड़ेगा। सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं है, जंग भी छिड़ी हुई है, तो आपको पता नहीं कब कौन बचे कौन मारा जाए। अगर सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ बड़े परिवार को ज़रा सम्मान की नज़र से देखा जाता है, तो आप क्या कहेंगे भाई बड़ा परिवार होना चाहिए। कल्चरल साइज, फैमिली मार्केट पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट इसी प्रकार से प्रभाव डालती है। जिस जगह आप हैं उस जगह पे उसका प्रभाव होता है। आप इसको कई आयामों से सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल रशिया में जब जनसंख्या घट रही है, वहाँ गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी लाएगी कि ज़्यादा बच्चे हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस प्रकार से सेटअप और पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, उसी प्रकार से जनसंख्या भी बदलाव के दायरे में आती रहती है। फिर बात ये आती है पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की। कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ का चेंज का लेवल है। हर साल कुछ लोग एक पॉपुलेशन में जुड़ जाते हैं जो क्या दिखाता है कि वो बढ़ गए, या फिर कुछ लोग पहले की अपेक्षा में मर जाते हैं, आप उन्हें कहेंगे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये जो टोटल नंबर इंक्रीज कर रहा है उसमें से जो लोग घटे उसको माइनस कर देंगे तो आपको दिखाता है एब्सोल्यूट इंक्रीज। मतलब पहले की पॉपुलेशन को बाद की पॉपुलेशन से घटा दिया जाए तो आपको एब्सोल्यूट इंक्रीज मिल जाती है। 2011 की जनसंख्या अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उससे आप माइनस कर देंगे 2001 की जनसंख्या, तो जो नंबर बचा वो क्या है, एब्सोल्यूट इंक्रीज। मतलब इतना ही पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है जनसंख्या की नंबर्स में।
अब पॉपुलेशन ग्रोथ में एक और बात है, कितने परसेंट आपकी ग्रोथ है, रेट क्या है। रेट मतलब ये होती है कि हर साल कितनी जनसंख्या बढ़ी। 2% का ग्रोथ मतलब 100 लोग थे तो अब 102 लोग हो गए, तो 100 करोड़ थे तो 102 करोड़ हो गए, इट इज़ अ 2% ग्रोथ। ठीक है, तो 2% की ग्रोथ हो गई। 100 करोड़ लोग थे, अब 102 करोड़ हो गए, तो वो 2% की ग्रोथ है। तो आपको क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है किस प्रकार से जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, या घटती है जनसंख्या। आप इसको परसेंटेज वाइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी को आप एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। मतलब मान लीजिए पहले 100 लोग थे आपके देश में, या 100 करोड़ थे, अब 102 करोड़ हो गए एक साल के अंदर, तो 2% की हर साल ग्रोथ हो रही है। या फिर 101 करोड़ हो गए, अब पहले 100 करोड़ से, तो 1% की ग्रोथ रेट है। लेकिन अगर 99 करोड़ बचे, इसका मतलब है कि 1% जनसंख्या घट गई आपकी। तो आप कहोगे भाई ऐसा कैसे होगा कि 1% घट जाएगी। अगर जंग बहुत ज़्यादा हो, लोग प्रेफर ना करें बच्चे करना, या एब्सोल्यूट जो कोई एक पैंडमिक आ जाए, बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाए, और लोग फैमिली प्लानिंग और जो फैमिली एक्सटेंड ना करना चाहें, तो ऐसे नेगेटिव ग्रोथ रेट भी देखने को मिल सकती है। अब अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को चार्ट आउट करें, कैसी रही है इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ, तो आपको पता ही है कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्टेडीली बढ़ी है। 361 मिलियन थी तो 1951 में जब हम आज़ाद हुए थे, और अब 125 करोड़ है। तो ये जो ग्रोथ परसेंटेज है, आप टोटल पॉपुलेशन देख सकते हैं कितनी एब्सोल्यूट इंक्रीज हुई पर डिकेड में, मतलब हर डिकेड कितने लोग जुड़ते चले गए। तो 1951 से लेकर 61 तक में सिर्फ केवल 42 मिलियन लोग जुड़े थे। अभी देखिए 181 मिलियन लोग जुड़े हैं पिछले डिकेड में। तो एनुअल ग्रोथ रेट भी आप देखिए, एनुअल ग्रोथ रेट हालांकि घट गई है। ये थोड़ा आपको फिगर देखने में अच्छा लगा कि पहले देखिए ग्रोथ रेट 1.25%, 1.96, 2.20, 2.22, 2.16, फिर घट रही है जनसंख्या की ग्रोथ रेट। ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रोथ रेट की परसेंटेज वाइज, फॉर एग्जाम्पल पहले 100 लोग थे और एक लोग भी बढ़ गए तो 1% हो गया 100 का, ठीक है। लेकिन अगर आपके 1000 लोग हैं तो वहाँ 2%, 2 लोग बढ़े तो वो 2% थोड़ी ना होगा। मेरा कहने का मतलब है जैसे जैसे एब्सोल्यूट नंबर बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहले आपके घर में 10 लोग थे, अब आपके घर में एक आदमी बढ़ गया तो आपकी जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ गई घर की? 10%। लेकिन किसी के घर में 100 लोग हैं और उसके घर में दो लोग आए तो केवल कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी? केवल 2%। मतलब जितना जितना आपका बेसिक लेवल है, बेस लेवल यहाँ कितना था? बेस लेवल यहाँ कम था, अब कितना बड़ा बेस लेवल है? 100 करोड़ का बेस लेवल है। तो 100 करोड़ पे दिख रहा है कि 182 करोड़ लोग ऐड हो गए, लेकिन परसेंटेज वाइज वो बहुत कम है 100 करोड़ के मुताबिक। ठीक है, किसी के घर में 10 लोग थे और आप किसी घर में 100 लोग हैं, तो 10 लोगों के घर में अगर एक आदमी बढ़ता है तो उसका 10% बढ़ जाता है। लेकिन 100 लोगों के घर में 2 लोग भी बढ़ते हैं तो 2% ही बढ़त है। मतलब बेस बढ़ा है, जनसंख्या ओवरऑल बढ़ गई है, तो इसलिए परसेंटेज वाइज ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन नंबर वाइज काफ़ी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ देख रहे हैं जो 1.97% है, अब 1.64% ग्रोथ हो रही है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इंडिया की जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हुआ है, लोगों के पास सुविधाएं पहुंची हैं, मेडिकल सर्विसेज बढ़ी हैं, जो बर्थ रेट है घट गई है। बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट होती है? 1000 पर जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ गई है। इसी प्रकार से इंडिया में एनुअल ग्रोथ रेट थोड़ी घट गई है। अब बात आती है पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की। इंडिया में एनुअल ग्रोथ पहले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, 1981 के बाद रेट ऑफ ग्रोथ डिक्लाइन करनी शुरू हो गई। जो हमें देखने को मिल रहा है कि 1981 के बाद रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? पहले 2.22 थी, फिर 2.16 हुई, फिर 1.97, 1.64, मतलब लगातार गिर रही है। वो क्यों गिर रही है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था संभली और बर्थ रेट भी डिक्लाइन कर रही है, बच्चे कम पैदा भी हो रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि लोगों की जैसी एजुकेशन बढ़ रही है, उनके पास सुविधाएं बढ़ रही हैं, प्रेफर कर रहे हैं छोटे परिवारों को रखना। तो ये देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो ऐसी है। इसलिए कहा जाता है कि 2060 तक इंडिया की जनसंख्या केवल 100 करोड़ रह जाएगी, मतलब बढ़ने की बजाय स्टेबलाइज कर जाएगा। 1.25 करोड़ अभी हम हैं, तो आज से 50 साल बाद भी हम इसी के आसपास रहेंगे। जैसे चाइना की ग्रोथ अब थोड़ी गिरनी शुरू हो गई है। ये पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हर समाज में देखा गया है, और ये स्टेबलाइजेशन दिखाता है किस प्रकार से आपकी ग्रोथ हो रही है। तो इंडिया का आप देखें इस प्रकार से पॉपुलेशन मिलियंस में बढ़ा था, तो एक पॉइंट के बाद इंडिया की जनसंख्या जब पीक हिट करेगी तो अराउंड 1.5 बिलियन, मतलब 150 करोड़ के आसपास पहुंचेगी इंडिया की जनसंख्या। उसके बाद 160 करोड़ के बाद हमारी जनसंख्या का कर्व जो होगा, ऐसा अनुमान है अनुमानित रूप से, कि वो जैसी हमारी ग्रोथ रेट देखी गई है कि वो यहाँ तक पहुँचने के बाद एक छोटा सा नीचे आ जाएगी, फिर हम 125 करोड़ के आसपास रहेंगे, और ये हमारी स्टेबल पॉपुलेशन रहेगी कुछ समय के लिए। क्योंकि हमारी जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोगों के पास जागरूकता आएगी। फिर एनुअल ग्रोथ रेट की जब बात होती है तो लो एनुअल रेट जो है बहुत बड़े पॉपुलेशन पे इसलिए वही मैं आपको समझा रहा था कि जब लो एनुअल रेट होती है बहुत बड़े पॉपुलेशन पे, तो एब्सोल्यूट नंबर बढ़ जाता है। मतलब अगर 10 लाख लोगों को आप गिनेंगे कि 10 लाख लोगों के घर में 2 लोग आ गए या 10 लोग आ गए, तो लोग तो बहुत कम आए भाई। 10 लाख लोग पहले से थे, केवल 10 नए लोग आए हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें किसी 100 लोगों के घर वालों से कि भाई किसी घर में 100 लोग थे और 4 लोग आ गए, तो वहाँ उसके 4 लोग 4% है। यहाँ 1 लाख के 20 लोग कुछ भी नहीं है भाई। तो परसेंटेज वाइज बहुत कम होता है, लेकिन नंबर्स में हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा नंबर है। तो जैसे जैसे आपके 1 बिलियन ज़्यादा लोग आते हैं तो टोटल नंबर बहुत बड़ा होता है, लेकिन परसेंटेज वाइज वो नंबर छोटा होता है। तो इंडिया की एनुअल इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा है अभी भी। जो कंजर्वेशन कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, हमें पानी बचाना है, फसल बचानी है, ज़मीन बचानी है, उसके लिए अभी भी हानिकारक है। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर पे ना जाए, परसेंटेज वाइज इंडिया की ग्रोथ रेट अब घट रही है। ये हमारे लिए अच्छी खबर है, पर हमें ज़रूरत है और ज़्यादा कंट्रोल करने की, क्योंकि संसाधन हमारे पास और भी कम है। तो जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इंडिया ग्रोथ रेट का, ये पॉजिटिव इंडिकेटर है बर्थ कंट्रोल के हिसाब से। मतलब बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, बर्थ कंट्रोल थोड़ी कम हो रही है। इसके बावजूद भी इंडिया की जो बेस रेट है वो बढ़ रही है, अभी भी जनसंख्या बढ़ रही है, ग्रोथ की रेट घटी है। ठीक है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ की रेट घटी है। मेरा कहने का मतलब है हमारा ये नहीं कि ग्रोथ कम हो गई है, ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ की रेट घट गई है। फॉर एग्जांपल, पहले आपने 100 लड्डू खाते थे, अब आप 102 लड्डू खा रहे हैं। पहले आप डेली चलिए आप डेली पहले 10 लड्डू खाते थे, ठीक है। आपके घर में 100 लड्डू रखे हुए थे, आप डेली 10 लड्डू खरीद के लाते थे, तो हर हफ्ते आप लाते थे 10 लड्डू खरीद के, तो 3 हफ्ते बाद 130 लड्डू हो गए आपके घर में। लेकिन अब क्या है कि आपके पास 100 लड्डू घर में है, अब आप 10 लड्डू लाने के बजाय अगले महीने 8 लाएंगे, उसके बाद 6 लाएंगे। तो लड्डू तो आपके घर में बढ़ रहे हैं, पहले 100 थे, फिर 110 हुए, फिर 118 हुए, फिर 118 के बाद 100 बताइए 124 हुए। इस प्रकार से लड्डू तो बढ़ रहे हैं, पर वो उतनी ग्रोथ के साथ नहीं बढ़ रहे जब पहले आप 10-10 हर हफ्ते उठा के ले आते थे। तो आपके घर के लड्डू बढ़ रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट है, आपकी जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ रेट कम हो रही है। अब धीरे धीरे बढ़ती है, तेजी से नहीं बढ़ रही है। तो एक पॉइंट आएगा, 6 लड्डू से आप 4 पे आएंगे, 4 से 2 पे आएंगे, फिर आप लड्डू नहीं लाएंगे, तब आपकी जनसंख्या लेट से 130 पे आके अगर रुक गई जनसंख्या, घर के लड्डू 140 पे रुक गए, फिर लड्डू उसमें ऐड नहीं होंगे, फिर लड्डू घटना शुरू होंगे। आपने घर में लड्डू जमा कर लिया, आप उसको खाएंगे। ठीक उसी प्रकार से इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है, लेकिन ग्रो तो कर रही है। तो इंडिया 2045 में चाइना को ओवरटेक कर लेगा और सबसे पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। ये कहानी है चाइना की। अब अगर चाइना की और कॉन्सेप्ट देखें, चाइना इज नंबर 1, इंडिया इज नंबर 2, यूएस नंबर 3, इंडोनेशिया नंबर 4। हमें ये नंबर्स में ध्यान रखना है। पाकिस्तान 7, अराउंड 7, 8, 9, बांग्लादेश 10, नाइजीरिया। अब नाइजीरिया और बांग्लादेश तो काफ़ी छोटे देश हैं, वहाँ डेंसिटी और भी दुखदाई है और ज़्यादा समस्याएं खड़ी करेगी। लेकिन इंडिया के लिए खुद की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंसिटी से ग्रस्त है। फिर बात आती है कि क्या प्रोसेस है चेंज का। प्रोसेस 3 चीज़ों के हिसाब से होता है, जैसे बताया मैंने आपको, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ रेट मतलब कितने लोग बढ़ रहे हैं जनसंख्या में, डेथ लोग कितने लोग मर रहे हैं, और जो उनका डिफरेंस है वो आपके इंक्रीज़ है। अगर एक घर में 10 लोग रहते हैं, एक बच्चा पैदा हो गया और 2 बूढ़े लोग मर गए, तो क्या घर की जनसंख्या बढ़ गई? बिल्कुल नहीं, घर की जनसंख्या तो घट गई। अब तो 9 लोग बचे, पहले 10 में से 2 की मृत्यु हुई, 8 लोग थे, फिर एक बच्चा पैदा हुआ तो हो गए 9 लोग। यही कहानी बड़े लेवल पे देश में होती है। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू, बर्थ माइनस डेथ इज इक्वल टू पॉपुलेशन चेंज। लेकिन एक चीज़ और होती है, माइग्रेशन, यानी कितने लोग बाहर गए, कितने लोग अंदर आए। हाउ मेनी पीपल माइग्रेटेड आउट ऑफ योर कंट्री, कितने लोग बाहर चले गए और कितने लोग बाहर के देशों से आपके देश में आ गए। आप उसको भी माइनस करके ऐड करते हैं, तो जो आपको फिगर मिलता है वो होता है एब्सोल्यूट पॉपुलेशन साइज। वही कहानी है, घर में 10 लोग थे, ठीक है, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 बूढ़े लोगों की, एक नया बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, और उसके अलावा कोई एक बाहर पढ़ने चला गया हमेशा हमेशा के लिए किसी दूसरे शहर, वो परिवार के साथ नहीं रहता, तो आपकी जनसंख्या 10 की 10 रह गई। सॉरी, 10 की 10 नहीं रह गई, आपकी जनसंख्या अब कितनी रह गई? 2 लोग पहले मर चुके हैं, एक व्यक्ति बाहर चला जा चुका है, 7 लोग बचे हैं, एक बच्चा पैदा हुआ, मतलब 8 लोग ही रहे हैं आपके परिवार में। उसी प्रकार से माइग्रेशन में आप माइनस करेंगे उसको जो बाहर जा रहा है, और अगर कोई बाहर से अंदर आ रहा है आपके देश में माइग्रेट करने, तो आप उसको पॉपुलेशन में ऐड कर लेंगे। तो ये हो गई कहानी पॉपुलेशन चेंज की। देन देयर इज बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होती है? बर्थ रेट मतलब कितने लाइव बर्थ होते हैं पर 1000 पर्सन इन ईयर, मतलब कितनी बच्चे पैदा हो रहे हैं आपके देश में प्रति 1000 एक साल के अंदर, ठीक है, दैट इज योर बर्थ रेट। देन देयर इज डेथ रेट, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है प्रति 1000। कहने का मतलब है, अगर आपके देश में 100 करोड़ लोग हैं, तो आप ऐसा फिगर बताएं भाई 10 लाख लोग मर गए हर साल, तो वो थोड़ा फिगर भयानक सा लगता है और कोई उसका तर्क नहीं बैठता। लेकिन अगर इसको तर्क पे लाने का, आप ऐसे लिखेंगे कि 1000 लोग जो हो रहे हैं पर 1000 जनसंख्या जो है, उसमें इतने लोग की मृत्यु हो रही है प्रत्येक वर्ष और इतने लोग पैदा हो रहे हैं, तो ये आपको देता है मृत्यु दर और जन्म की दर। मतलब प्रति 1000 देश की जितनी जनसंख्या है उसको 1000 का डिवाइड करेंगे, तो प्रति 1000 इतने लोग पैदा हो रहे हैं, प्रति 1000 लोग इतने की मृत्यु हो रही है। दैट इज योर बर्थ रेट एंड दैट इज योर डेथ रेट। इंडिया की बर्थ रेट हमेशा हाई रही है,
जब इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, जब महामारियाँ फैला करती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, तब एक टाइम पे डेथ रेट ज़्यादा थी, बर्थ रेट कम थी, लोग बहुत ज़्यादा मरते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडिया की थोड़ी बहुत मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी, इंडिया की बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो गई, डेथ रेट घटने लगी। नेचुरल सिस्टम है, अगर आपकी देश में विकास होगा डेथ रेट घटती चली जाएगी, ज़्यादा फैसिलिटीज़ की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से, हेल्थ केयर की वजह से और आर्थिक समृद्धता की वजह से। तो ये कहानी थी। इंडिया में हमेशा से बर्थ रेट ज़्यादा रही है डेथ रेट से, और अभी भी ज़्यादा ही है। और डेथ रेट मतलब क्या होता है? डेथ पर 1000 इन अ ईयर। और इंडिया का जो जो हल्का सा डिक्लाइन डेथ रेट में हुआ है, वो क्यों हुआ है मुझे बताइए आप? क्योंकि इंडिया की इकॉनमी ग्रो करी है, क्योंकि इंडिया की जो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा है। और इंडिया में जो डिफरेंस है यही दिखाता है इंडिया की हाई पॉपुलेशन रेट। क्या किस चीज़ का डिफरेंस? बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि बर्थ रेट बढ़ गई, और डेथ रेट क्या है? डेथ रेट घटती चली गई। तो डेथ रेट बहुत कम है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? डिफरेंस होगा बहुत हाई, मतलब हर साल बहुत से लोग पॉपुलेशन में जुड़ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे इंडिया की डेथ रेट और घट रही है और बर्थ रेट भी घट रही है, तो दोनों चीज़ें घट जाएंगी तो जनसंख्या में बहुत कम लोग ऐड इन होंगे। तो ये कहानी है इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ की। फिर बात आती है पॉपुलेशन ग्रोथ में माइग्रेशन का कॉम्पोनेंट। माइग्रेशन का मतलब, अब आप नए घर में जा रहे हैं पुराने घर को छोड़ के, कुछ लोग कनाडा चले जाते हैं, कुछ लोग यूके चले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा लोग बाहर से इंडिया भी आने की कोशिश करेंगे, इंडिया में आके बसना शुरू कर देंगे। तो कुछ इन माइग्रेशन होगा। तो जो भारत में माइग्रेशन होगा वो इसकी जनसंख्या को बढ़ाएगा, लेकिन भारत अभी दुनिया में लगभग दूसरे स्थान पे है जहाँ सबसे ज़्यादा माइग्रेंट बाहर की तरफ जाते हैं, नई नई चीज़ों की तलाश में, जॉब की तलाश में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, और कई लोग वहीं बस जाते हैं, इसलिए इंडिया का एक बड़ा चंक बाहर भी चला जाता है। तो वो पॉपुलेशन आप माइनस करेंगे। लेकिन अगर बाहर से, लेट्स से नेपाल या फिर चाइना से लोग इंडिया आ जाएं, तो उसकी पॉपुलेशन को आप ऐड इन करेंगे तो वो आपकी माइग्रेशन का ग्रोथ दिखाएगा। तो ये है इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ की कहानी। इसके अलावा और क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? इंटरनल माइग्रेशन भी एक कंपोनेंट है। इंटरनल माइग्रेशन मतलब कितने लोग आपके अंदरूनी ही इधर उधर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में काफ़ी, दिल्ली में काफ़ी विवाद रहता है इन चीज़ों को लेकर कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, जो बाहर से दूसरे राज्यों की जनसंख्या वहाँ काम की तलाश में आती है, उसके बाद वहाँ बस जाती है। तो इंटरनल माइग्रेशन करता क्या है? आपके देश की जनसंख्या को तो नहीं बदलता, क्योंकि लेट से कोई व्यक्ति यूपी या बिहार से महाराष्ट्र जा रहा है तो देश की जनसंख्या उतनी ही है, लेकिन देश के अंदर की जनसंख्या को प्रभावित कर देता है। कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है और वहाँ के संसाधनों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है, और जहाँ भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होती है वहाँ राजनीति आ जाती है, जहाँ प्रयास होता है फ़ायदा उठाने का उसका और उस पर पॉइंट्स गेन करने का पॉलिटिकली। तो ये है क्या चीज़ की कहानी? पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनली होता है, मतलब इंटरनल माइग्रेशन जो देश के अंदर हो रहा है। फिर बात आती है पॉपुलेशन ग्रोथ जो इंडिया में हुई है, रूरल टू अर्बन हुआ करती थी और अभी भी हो रही है, कि रूरल एरियाज में पहले इंडिया कृषि पर डिपेंडेंट था। इंडिया की ग्रोथ जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कहाँ की तरफ कर रही है? शहरों की तरफ करती है, गाँव से। क्यों करती है? गाँव सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा गाँव आपको मिलेंगे बिहार में, यूपी में, उड़ीसा में। यहाँ के लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गांव में ज़मीनें कम पड़ रही हैं, जनसंख्या का दबाव बढ़ गया है, उतनी एग्रीकल्चर आपको उतना पैसा नहीं देती कि आप सस्टेन कर पाएँ, तो आप जाते हैं शहरों की तरफ जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की। तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वो चीज़ें हैं जो धक्का मारती हैं, दे आर द पुश फैक्टर टुवर्ड्स मूवमेंट टुवर्ड्स द सिटी। सिटी का पुल फैक्टर मतलब सिटी की तरफ जो खींचता है वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी लाइफ फैसिलिटीज़, एजुकेशन। जो रूरल एरिया से उनको अर्बन की तरफ ढकेलता है, ढकेलने वाला फैक्टर क्या है? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, खेती के ऊपर अत्याधिक दबाव, अत्याधिक उसके ऊपर डिपेंडेंस। माइग्रेशन का रीज़न क्या है? वर्क। अब यहीं आपको क्लियर हो जाएगा। वर्क के बेसिस पे 30% लोग जाते हैं, एजुकेशन के लिए 13% लोग जाते हैं, शादी के बाद 8% लोग जाते हैं। लड़कियों की शादी अगर लड़के के साथ हो गई, वो अगर किसी दूसरे शहर में रहता है तो वो उसकी बीवी वहाँ चली जाएगी। आफ्टर बर्थ या हाउस होल्ड के साथ 15%। तो ये जो डिवीजन है, इंटर स्टेट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख रहे हैं, या इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जो जाते हैं लोग, या एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिफ्ट करना, ये तीनों का चार्ट दिखाया। यहीं आप देख सकते हैं जो प्रमुख फैक्टर वो क्या है? वर्क यानी एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको दिखाता है इंडिया का पैटर्न। इन्हीं सब में आप एक विशेष चीज़ नोटिस करेंगे। अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन को देखें, आपको पता है माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो जो लार्ज नंबर ऑफ लोग शहर की तरफ जा रहे हैं गाँव से, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसा 20% से ज़्यादा है। मतलब कोई अगर आप ज़िला उठाएं तो उस ज़िले में ऐसे बहुत कम ज़िले होंगे भारत में जहाँ किसी ज़िले के 20% से ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हों काम करने। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडिया की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि कई लोग मैक्सिमम अभी तक अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करना ही प्रेफर करते हैं। तो आप देखिए जो डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे, वहाँ किन्नौर, चंडीगढ़, नई दिल्ली या तवांग के डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर मतलब कार्य के लिए 5% से या फिर 10% के आसपास से ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। 20% से ऊपर केवल किन्नौर, तवांग, चंडीगढ़, नई दिल्ली ऐसे एरियाज़ के लोग ही जा रहे हैं काम करने। मैक्सिमम लोग क्या है?
वो अपने डिस्ट्रिक्ट पे ही काम करते हैं। तो माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन माइग्रेशन ऐसा नहीं किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लोग उठ के चले जा रहे हैं सारे के सारे, थोड़े से एक जगह से जाएंगे, थोड़े से दूसरी जगह से जाएंगे, इस प्रकार से लोग जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। और इसका एक और कारण ये है कि इस रीजन में जहाँ से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है, कौन सा रीजन है वो, ये रीजन है ज़रा माइग्रेशन वाला। यहाँ भी देखिए आप 5% से कम लोग ही जा रहे हैं माइग्रेट करने पर डिस्ट्रिक्ट, हर जिला से केवल 5% लोग ही जा रहे हैं बाहर की तरफ। लेकिन ज़िले के फिर भी जो आबादी है वो इतनी ज़्यादा है कि 2% लोग भी जाएंगे तो बहुत से लोग हो जाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर है कि ऐसा मत समझिए कि पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट उठ के चला जा रहा है, वो एक डिवीजन है जिस प्रकार के लोग जाते हैं। अब अगर बात करें पॉपुलेशन चेंज के ऊपर, तो इंडिया में जो अर्बन रूरल माइग्रेशन है, जो एक रियलिटी है, वो लगातार बढ़ी है, क्योंकि जो सुविधाएं हैं शहरों में बढ़ी हैं, जॉब फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं। अर्बन पॉपुलेशन 17% एक टाइम में हुआ करती थी, अब 31% के आसपास आ चुकी है, 32% के आसपास। और ये इंक्रीज़ हुआ है किस वजह से, मिलियन प्लस सिटीज़ का इसमें रुख देख सकते हैं। मिलियन प्लस सिटीज़ वो शहर होते हैं जिन शहरों की जनसंख्या 1 मिलियन से ज़्यादा हो। जो ऐसे शहर केवल 35 थे 2001 में, जो बढ़ के अब 53 हो गए हैं। इसका मतलब लोग गाँव से निकल के शहरों की तरफ जा रहे हैं, और टायर 1 सिटीज़ ही नहीं, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की तरफ भी रुख कर रहे हैं। पुल फैक्टर, पुश फैक्टर की बात करी थी। पुल फैक्टर जो आपको धक्का देता है, पुश फैक्टर जो अपनी तरफ खींचता है। रूरल सेक्टर का पुश फैक्टर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब्स नहीं है, पॉवर्टी है, उपलब्धता नहीं है, गवर्नेंस की, लैंड ओनरशिप नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है आपको बिजनेस सेटअप करने की, आपको अपना काम नहीं कर सकते, आपके पास सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं है, वहाँ पर आपको सुविधाएं नहीं है, पुलिस की व्यवस्था नहीं है, कई जगह जाति प्रथा का दोष है, कई जगह सुरक्षा नहीं मिलती लोगों को, कई जगह गांव में सुविधाएं ही नहीं है। जबकि शहरों में आप देखते हैं ज़रा फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल्स हैं, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, ज़्यादा सिक्योर लाइफ है। आप शहरों में रहते हैं तो आपकी सोशल रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। ये सब क्या है, ये है पुल फैक्टर। पुल कौन कर रहा है भाई, पुल कर रहा है शहर, मतलब ये शहरी पुल फैक्टर है। और पुश फैक्टर किसका है, पुश फैक्टर है गाँव का, मतलब गाँव कर रहे हैं पुश, शहर कर रहे हैं पुल, तो अर्बन सेक्टर में लोग जा रहे हैं इसी वजह से। अब अगर एक और हम ग्राफ देखें, चार्ट देखें, जहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट माइग्रेशन देखें, तो 1991, 2001 और 2011 कंपेयर करें, तो इंटर स्टेट माइग्रेशन देखिए मिलियंस के हिसाब से केवल एक टाइम में इंटर स्टेट माइग्रेशन अराउंड के मुकाबले ये कम था, अभी भी कम है, पर नंबर्स देखिए कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। 56.3% अब इंटर स्टेट माइग्रेशन हो रहा है। 101.2 मिलियन आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन। अब इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि कई लोग हो सकता है ऑफिस में कहीं रहते हैं, उनका कहीं ऑफिस किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, या फिर बस पकड़ के जा रहे हैं, किसी का स्कूल या किसी का कॉलेज किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो, तो इस वजह से इंटर स्टेट और इंटर जो डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये पॉइंट है कि चार्ट आप देख के करने क्या वाले हैं। देखिए ये चार्ट आपको बताता है कि जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स, अगर आपको क्वेश्चन कभी आ जाए कि इंडिया की क्या जो पॉलिसी है उसको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, तो उनको फोकस करना चाहिए कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है वहाँ पर फैसिलिटीज़ हों ऐसी कि क्लस्टर्स बनाए जा सकें। फॉर एग्जांपल हमें पता है लोग रूरल से अर्बन की तरफ जा रहे हैं, पर क्यों आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी के लोग उठकर वहाँ से दिल्ली या मुंबई ही जाएं? क्यों ना उनके अपने आसपास लखनऊ, क्यों ना उनके आसपास पटना, क्यों ना उनके आसपास जैसे राउरकेला जैसे एरियाज़ में आप एक बहुत बड़ा मैग्नेट बना लें, बहुत बड़ा शहर विकसित करें जो वहाँ के लोगों को आपस में रखे, ऐसे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ का चंक बने जो वहाँ की जनसंख्या को अपने पास रखे। इससे क्या होगा, गाँव की जनसंख्या जो जानी है वो तो जाएगी बाहर, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन वो किसी एक शहर को भरने के बजाय बाकी शहरों में वितरित हो जाएगी, जहाँ उनको भी ज़्यादा आसानी से सुविधाएं मिल पाएँ और अलग उन बड़े शहरों पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर लखनऊ, इलाहाबाद, पटना ऐसे शहर डेवलप हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर रायपुर एक बड़ा शहर बन जाए, रांची एक बड़ा शहर बन जाए, बोकारो एक बहुत बड़ा शहर बन जाए, जैसे लेट्स से चेन्नई बन गया, या फिर फॉर एग्जांपल लेट्स से बेंगलोर बन गया, हैदराबाद बन गया, तो इन राज्यों का जो मेजर चंक है पॉपुलेशन का वो मूव नहीं करेगा वहाँ, वो यहीं बड़े शहरों के पास रह जाएगा, उससे एक बैलेंस बना रहेगा। ऐसे आपको पॉइंट मिलता है जब आप देखते हैं डेटा और आप ऐसे पॉइंट्स वहाँ डाल सकते हैं। हम यहाँ फोकस कर रहे थे किस चीज़ पे, एज कंपोजिशन के ऊपर, जो हमारा पॉपुलेशन चेंज में। अब एज कंपोजिशन कैसे होता है, हर देश के लोगों की जनसंख्या ग्रुप अलग अलग होता है। जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ अक्सर यंग लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ग्रोथ बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत से लोग पैदा होते हैं, बहुत से बच्चे पैदा होते हैं, तो उन बच्चों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा होते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। डेवलप्ड कंट्री जो काफ़ी समय पहले डेवलप्ड हो चुकी है, वहाँ लोगों का रहन सहन ऐसा होता है, ऐसी जीवन शैली होती है जहाँ एज्ड यानी वृद्ध लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, जैसे हम जापान में देख रहे हैं। कनाडा में देखिए जनसंख्या वहाँ कम है, तो वहाँ माइग्रेशन बढ़ाया गया है ताकि लोग उनके देश में आए। रशिया में आप देख रहे हैं वहाँ भी पॉपुलेशन स्टैग्नेट कर रही है। तो एज कंपोजिशन होते हैं 3 तरह की, चिल्ड्रन यानी 15 साल से कम, वर्किंग एज यानी 15 से लेकर 59 साल तक, और एज मतलब
59 से अबव। तो ये 3 डिवीजन है। इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जापान रशिया में एज लोग ज़्यादा हैं, और इंडिया में चिल्ड्रन वर्किंग एज काफ़ी ज़्यादा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं जिस हर देश का अलग अलग वर्ग होता है, अलग अलग वहाँ पर जनसंख्या का वितरण होता है। तो इंडिया में अगर 15 साल से कम ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होंगे, कार्य तो करेंगे नहीं लेकिन उनको सेवाएं बहुत देनी पड़ेंगी आपको। उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, उनको स्कूल्स चाहिए, उनको एजुकेशन में फोकस चाहिए, उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम चाहिए, उनको क्लोथिंग के लिए काम चाहिए, मेडिकल केयर देनी पड़ेंगी। तो अगर एक देश में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो उनका खर्च बच्चों के केयर में बहुत ज़्यादा जाएगा, पर काम करने के लोग कम हैं तो वर्किंग पॉपुलेशन कम है, तो इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी होगी? इकोनॉमी की ग्रोथ होगी कम, लेकिन खर्चे होंगे ज़्यादा क्योंकि बच्चे हैं बहुत ज़्यादा और उनको चाहिए रहने के लिए घर, स्कूल, क्लोथिंग, सब कुछ। इस पे वो डिपेंडेंट है एक पॉपुलेशन के ऊपर। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो इकलौता आपका दौड़ने वाला घोड़ा है जो बाकी एजेड और चिल्ड्रन को खींच के ले जा रहा है। फॉर एग्जांपल वर्किंग पॉपुलेशन ही जॉब करती है, वही काम करती है, वही पैसे लाती है और वही अर्थव्यवस्था को ग्रो करती है। जिस देश की वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी उसको होता है डेमोग्राफिक एडवांटेज, जो भारत के पास है। मतलब आपके पास मौका है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को बढ़ाने का। जो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट दें, उनकी स्किल डेवलप करें, उनको आप इस लायक बनाएं कि वो इंटरनेशनल मार्केट्स में काम कर पाएं। इसका फायदा ये होगा कि आपके पास बहुत सा काम होगा और जो डिपेंडेंट ऑफ पॉपुलेशन है उस पर आप इजीली फोकस कर पाएंगे। और अगर बच्चों का अच्छी एजुकेशन देंगे, स्किल देंगे, तो आगे जाके वो जब वर्क रेट पॉपुलेशन में जाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और ईजिली काम कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में। फिर आती है एजेड वर्ग, जो होता है इकोनॉमी की प्रोडक्टिव होगा लेकिन वो रिटायर हो चुका होता है। कुछ लोग काम कर रहे हों लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट जैसे काम नहीं कर सकते ज़रा लेवल पे। तो अगर एजेड पॉपुलेशन में आपकी जनसंख्या 60-65 से बहुत ज़्यादा है तो फिर तो वो भी डिपेंडेंट है। लेकिन जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन थी, चाइल्ड पॉपुलेशन, वो आपकी बढ़ के कभी वर्किंग एज पॉपुलेशन वापस आती। आप इसलिए उस पर इन्वेस्ट करते हैं कि आज आप स्किल दे रहे हैं, कल वो काम करेंगे। लेकिन जो एजेड पॉपुलेशन है फिर वो दोबारा स्किल्ड होने के बाद कार्य क्षेत्र में वापसी नहीं करेगी। जितने बूढ़े वो होते चले जाएंगे, काम से उतने दूर होते चले जाएंगे। तो जिस देश की एजेड पॉपुलेशन बढ़ जाती है वहाँ जेनेटिक केयर पे खर्चा बढ़ता है, उनके रहन सहन पे खर्चा बढ़ता है, मेडिकल एड पे खर्चा बढ़ता है। तो आपको अपनी पॉलिसीज इस प्रकार से बनानी पड़ती है कि ऑटोमेशन हो जाए। अगर पॉपुलेशन वृद्ध है तो खास बात यह है कि वो पहले कई चीज़ें जानते हैं, एजुकेशन पे खर्चा नहीं है आपको उनके। तो आप अगर ऐसी मैकेनाइजेशन करें, ऐसी सुविधाएं दें जहां उनको बिना ज़्यादा मेहनत किए मैकेनिकली काम न करना पड़े, तो मेंटली काम वो कर सकते हैं। तो आपको अपनी पॉलिसी उस हिसाब से मूव करनी होती है। तो ये कहानी है कि हर देश का अलग वर्ग होता है, अलग एज कॉम्पोजिशन होती है और अलग एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इससे क्या डिपेंड होता है? इससे इफेक्ट होता है डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब कार्य करने वाला वर्ग टू रेशियो नहीं कार्य करने वाला वर्ग। मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन इन प्रोपोर्शन टू नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, कई जगह नॉन वर्किंग पॉपुलेशन एज का रेशियो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। कई बूढ़े लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं, तो वहाँ प्रोडक्शन का प्रॉब्लम थोड़ा बना रहता है। तो इंडिया में जो प्रपोर्शन है वो इस फिगर में आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा वर्किंग एडल्ट है 58.7%, एजेड केवल 6.9% है। इसलिए इंडिया का जो चिल्ड्रन का एरिया है वो भी कम है 634%। तो ये भी धीरे धीरे बढ़ के इसमें आ जाएंगे और ये इसका एक बड़ा चंक जो है वो आगे जाके एजेड में चला जाएगा। तो इसलिए हमें भी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो ओरिएंटेशन है वो ऐसी रखनी चाहिए कि आगे जब डेमोग्राफिक चेंज हो तो हम उसके लिए तैयार रहें। फिर बात आती है सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात, मतलब कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से वर्ग में ज़्यादा होनी चाहिए नेचुरली, लेकिन होता ऐसा है क्योंकि पुरुष प्रधान वर्ग है, लोगों को बेटों की चाह ज़्यादा रही है। इस कारणवश हमारे देश में ऐसा रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैव बीन डाउन। मतलब इंडिया में सेक्स रेशियो बहुत कम है, प्रति 1000 जो महिलाओं की संख्या है पुरुषों के मुकाबले वो कम रही है। जितना ज़्यादा आपकी सोसाइटी में डेवलपमेंट आती है, इक्वालिटी आती है, आपका जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ जाता है। मतलब महिलाएं बढ़ जाती हैं घटने के बजाय, और मेल फीमेल में इक्वेशन इक्वल रहता है, जो आपको दिखाता है उनके पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया की जो आप इक्वेशन देखें तो इंडिया का जो लिंगानुपात है वो लगातार घटता ही गया है। अराउंड 946 से एक पॉइंट में घट के 933 तक आ गया, 927 तक आ गया 1991 में। इंडिया ने मेजर्स ले थे ताकि लोग जो है डिटरमाइंड एबॉर्शन ना करा पाए। मतलब अगर उन्हें पता लगे कि लड़की है तो वो गर्भपात ना कराएं। इस तरह की चीज़ों को, जहाँ पे सेलेक्टिव स्क्रीनिंग हो रही थी और इन्फेंटिसाइड हो रहा था, उसको रोका गया और पॉलिसीज़ चेंज की गई। और हाल में हमने देखा है कई ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्च की गई जो महिलाओं को, बच्चियों को मदद करे आगे आने में, ताकि सेक्स रेशियो बढ़े इंडिया का। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा विकास हुआ है उसमें, लेकिन अभी भी जो एज 0 to 6 है वहाँ आप देखेंगे जो फीमेल का रेशियो है वो बहुत कम है, 918 ही है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है इंडिया में इनइक्वालिटी, सोशल प्रोग्रेस की कमी, और हमें ज़रूरत है इसको सुधारने की। क्योंकि इससे होगा क्या, अगर सेक्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा आपका डिसबैलेंस्ड होगा तो एक तो सोसाइटी पे इशू आएगा, शादियाँ नहीं हो पाएंगी, एक्सेसिव मेल पॉपुलेशन
आपके देश में हो जाएगी और इसके कई सारे सोशल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। फैमिली पे दबाव आएगा, स्टेट पे दबाव आएगा, और इसीलिए सेक्स रेशियो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में केरला एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो बहुत ज़्यादा सोशल इंडिकेटर्स पे काफ़ी ऊपर है, और इसकी जो सेक्स रेशियो है वो 1084 है, पुडुचेरी 1038, जबकि दिल्ली का केवल 866 और हरियाणा केवल 877। अब दिल्ली का स्पेसिफिकली केस ये कह सकते हैं कि दिल्ली में बहुत बड़ी पॉपुलेशन आती है जो गाँवों से आती है, दूसरे राज्यों से आती है, जहाँ वर्किंग एज जो पुरुष हैं वो काम करने बाहर जाते हैं दिल्ली की तरफ। वो एक फैक्टर है, पर हरियाणा के साथ तो वो फैक्टर भी नहीं है, तो इसलिए हरियाणा में स्पेसिफिकली काफ़ी प्रभाव रूप से ये प्लान्स चलाए गए ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं को स्ट्रांग रूप से रन किया गया, और हमने कुछ बदलाव देखा है, कुछ अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। होपफुली इसमें और सुधार होगा। सिक्योर सेक्स रेशियो में अगर आप देखें तो केरला 1084 सेक्स रेशियो है, लेकिन केरला में भी आप देखें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो थोड़ा चिंताजनक है कि वहाँ भी चाइल्ड सेक्स रेशियो सिर्फ 964 है। तमिलनाडु में 996 है, 993 इन आंध्र प्रदेश, मेघालय 999, तो 99 ये सबसे सही स्टेट है जहाँ सबसे अच्छी सेक्स पॉपुलेशन है। लेकिन कंपैरेटिवली हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार की जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा समस्या आपके समाज की देखने को मिलती है। फिर बात आती है पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की, जहाँ बात आती है पॉपुलेशन चेंज में सबसे बड़ा फ़र्क किसका होता है, जैसे हमने डिस्कस किया ही, होता है एजुकेशन का। एजुकेशन में लिटरेसी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिटरेसी बहुत कम होगी, यानी साक्षरता कम होगी, तो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट नहीं होगी, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट नहीं होगी तो फैमिली प्लानिंग नहीं होगी, लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं आएगी, वो अवेयर नहीं होंगे कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। इसका नतीजा ये होगा कि आपकी जनसंख्या बढ़ेगी और बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा और आपका देश और जो भी विकसित करने की राह पर है वो नहीं कर पाएगा। फिर बात आती है कि साक्षर आप कहते कैसे हैं, हु इज़ लिटरेट। लिटरेट मतलब वो व्यक्ति जो 7 साल से ऊपर का हो, कोई एक भाषा में उसको लिखना या पढ़ना आता हो, केवल यही लिटरेसी की बात होती है। मतलब साक्षरता मतलब किसी को एक व्यक्ति जो 7 साल से ऊपर है और वो लिख और पढ़ सकता है किसी एक भाषा में, उसे हम लिटरेट कहते हैं, यानी साक्षर कहते हैं। इंडिया में साक्षरता की दर लगातार बढ़ रही है, पहले बहुत कम थी, अब इंडिया में देखा है, इंडिया में 80.9% जो दर है साक्षरता की, और 64.6 फीमेल की साक्षरता दर है, और ओवरऑल और 73% है, जहां और ज़्यादा हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, निकट भविष्य में आने वाली है। ये एक अच्छा पहल है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि सिर्फ लिटरेसी ही नहीं, हम साक्षरता के बाद एजुकेशन यानी शिक्षा पर भी फोकस करें। शिक्षा मतलब होता है कि आप के पास कोई स्किल्स है, आपको ढंग से कोई कार्य करने आते हैं, आपने कोई फॉर्मल स्कूलिंग ली हुई है, आपके पास कुछ कोई ऐसा बुक्स, कोई ऐसी स्किल है, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या कोई बैंकिंग फैसिलिटीज़ हो, वो सभी हो, लेकिन हमारे पास अभी फोकस साक्षरता पर है। साक्षरता के बाद शिक्षा पे किया जाएगा। फिर बात आती है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, मतलब कौन सा जनसंख्या का हिस्सा किस ऑक्यूपेशन में है, उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इंडिया में कई तरह के रोजगार हैं। फॉर एग्जांपल आप फौज में हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं। इंडिया में मुख्य रूप से दुनिया में 3 तरह के ऐसे प्रमुख एरियाज हैं जहां लोग ऑक्यूपेशनल काम करते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, फिर आता है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो डायरेक्टली नेचर से इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो खेती हो या लेट्स से आप शिकार करें, या अब कोई नोमैड ग्रुप है तो वो प्राइमरी एक्टिविटी करेगा। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, आप नेचर का कोई हिस्सा लें, उस पर कोई ह्यूमन रिसोर्स अप्लाई करें, उसको थोड़ा बदलाव करें, मतलब आप इंडस्ट्रीज में ले जाएं उसे, तो वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में। अगर आपने लोहा कहीं से खनन किया, उससे लोहा बनाया, दैट इज अ सेकेंडरी सेक्टर। फिर जब आप सर्विसेज दे रहे हैं, दैट इज टर्शरी सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर के अंदर क्या आएगा, टीचिंग आ गई, बीपीओज आ गए, केपीओज आ गए, कंप्यूटर रिलेटेड सुविधाएं आ गई, वो ऐसी चीज़ें जो सर्विसेज के अंदर आती हैं। फिर बात आती है हमारी तीसरी, जो कि है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, जैसे बताया जहां आपको सीधा संसाधन में बात करते हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या माइन कर रहे हैं, जो प्राकृतिक संपदा है उसको माइन कर रहे हैं। आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, सीधा प्राकृतिक संपदा से काम कर रहे हैं। आप पाल रहे हैं कुछ भेड़ बकरियां या गायें, तो वो एक डायरेक्टली प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी में क्या है, जहां आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जहां नेचर का कुछ एक्टिविटी को आप ह्यूमन रिसोर्स के साथ मिक्स करते हैं, वहां होता है सेकेंडरी सेक्टर। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इंडस्ट्री हो गई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सभी कार्य क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आएंगे। और टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या आएंगे, जो सुविधाएं दी जाती हैं, सर्विस सेक्टर। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन में जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, सर्विसेज मतलब कॉल सेंटर, केपीओस, टीचिंग, हॉस्पिटल्स, ये सारी सुविधाएं जो आप अभी हमसे, जो आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। सो इंडिया में जो था, मुख्य रूप से जो कहानी थी वो ये थी कि इंडिया की बहुत सारी जनसंख्या किससे रिलेटेड थी, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड थी। मतलब लोग अक्सर एग्रीकल्चर में लगे रहते थे। अभी भी बहुत बड़ी संख्या जो भारत की अर्थव्यवस्था की है, वो बहुत बड़ी जनसंख्या
प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है। हमारा प्रयास है कि इंडिया की जो जनसंख्या है लगभग 64% जो केवल एग्रीकल्चर में एंगेज है उसको वहाँ से निकालकर टर्शरी या सेकेंडरी में डाला जाए, ताकि वो सही तरीके से अपने सोशल स्किल्स का फ़ायदा उठा सके, अपने जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दे सकें, जॉब्स वहाँ हो, ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ और लाइफ हो पाए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को एग्रीकल्चर में रहने की जरूरत ही नहीं है। आप मैकेनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू या फार्म मैकेनिज्म के थ्रू बहुत कम लोगों से उतना आउटपुट ले सकते हैं जितना इंडिया बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ ले रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना, अमेरिका, कनाडा, जहाँ बहुत कम जनसंख्या बहुत भारी मात्रा में इतना ही एग्रीकल्चर आउटपुट देती है जितना इंडिया की एक बड़ी जनसंख्या नहीं दे पाती। इंडिया में टर्शरी और सेकेंडरी पे कम लोग डिपेंडेंट हैं। सर्विस सेक्टर में धीरे धीरे लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पर हमारा प्रयास है कि उसको और बढ़ाया जाए और ज़्यादा लोग भविष्य में, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, कंप्यूटर्स, मैकेनिक्स, इन सब पे काम होने वाला है जो कि टर्शरी सेक्टर्स में आएंगे। तो हमारा फोकस है लोगों का रोजगार प्राइमरी से हटकर कहाँ जाए, टर्शरी की तरफ। फिर बात आती है ऑक्यूपेशनल शिफ्ट कहाँ हो रहा है, सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ, अर्बन एरियाज में। तो लोग कहाँ जाएंगे, अर्बन एरियाज में। जो अर्बनाइजेशन होता है वो साथ साथ क्या लाता है, मूवमेंट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सर्विस। फैक्ट्रीज कहाँ हैं, कहाँ पर हॉस्पिटल्स है, कहाँ सी सुविधाएं हैं, कहाँ सी सुविधाएं देने के लिए एजुकेशन उपलब्ध है, वो शब्द है शहरी इलाकों में, अर्बन इलाकों में। इसलिए हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो क्या दिखाता है, पुश दिखाता है अर्बन माइग्रेशन का। जैसे जैसे ऑक्यूपेशन इंसान को बदलना है, अब कोई व्यक्ति जीवन भर खेती नहीं करना चाहता, वो अच्छे पैसे कमाना चाहता है, एक अच्छी जिंदगी चाहता है, तो उसको कोई और कार्य करना है, जो सुविधाएं उसको मिलेंगी शहरों में, तो वो गांव में रह नहीं सकता, उसको जाना होगा शहर, और उसके लिए उसको चाहिए एजुकेशन, जो सब उसको मिलेगा शहर में। इसलिए हम देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। फिर बात आती है हेल्थ की। हेल्थ में इंडिया की जो पॉलिसीज हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की इंडिया के लोगों की हेल्थ पॉपुलेशन को बढ़ाने की, इसलिए डेथ रेट घट गई है। हमने पोलियो जैसी डिजीज़ को इरेडिकेट कर दिया है। हमने कई बीमारियों को काफ़ी हद तक काबू पाया है। एड्स जैसी बीमारी जो एक टाइम में लग रहा था इंडिया में को तबाह कर देगी, काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है। डेथ रेट 25 से घट के 7.2 आ चुकी है, और हमें उम्मीद है कि और ज़्यादा घट के 5 के नीचे आ जाएगी कुछ समय में। और इम्प्रूवमेंट किस चीज़ में आई है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आई है। हमारी जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज है वह बहुत बड़ी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद जो समस्या है वो ये है कि इंडिया में पर कैपिटा कैलोरी इनटेक बहुत कम है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोग सिर्फ KFC और डोमिनोज के पिज़्ज़ा खा रहे हैं और मोटे हो जा रहे हैं, इस वजह से उनको इलाज कराना पड़ रहा है। और कुछ लोगों को खाने के लिए बेसिक चावल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जा रही है, या जिस वजह से वो मेल नॉरिश्ड हो रहे हैं, कुपोषित रह जा रहे हैं। तो पर कैपिटा अभी तक इंडिया का जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है। इसकी वजह से मल न्यूट्रिशन इंडिया में देखने को मिलता है। एक बड़ा तबका इंडिया का जो है वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है, क्योंकि वहाँ अच्छी पोषण की सुविधाएं नहीं है। तो अब आवश्यकता किसकी है इसके लिए आवश्यकता है आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, बेसिक सैनिटेशन की, जिसके तहत स्वच्छ भारत अभियान हो या हर घर जल नल टाइप योजनाएं हो। तो मैं आपको सलाह दूंगा, जब भी कोई ऐसा पॉइंट आए आप याद करिए इसके लिए गवर्नमेंट कौन सी स्कीम चला रही है, वो स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ताकि आपको साथ साथ रिवाइज होता रहे, एक साथ प्रेशर ना आए, वरना बाद में आपको स्कीम्स को रट्टा मारना पड़ता है। सो ट्राई टू रीड इट लाइक दिस। जो आपको मिल रहा है उसके लिए कौन सी स्कीम मेंटली तैयार रखिए, कौन सी स्कीम है, एक आइडिया आपको रफली होना चाहिए, ताकि आप उसको मेंस में यूज़ कर सकें, प्रीलिम्स में यूज़ कर सकें। फिर इंडिया की बात है, केवल अभी 1/3 लोगों को ही ये सब मिल पा रहा है, जिसके लिए हमारे फिलहाल में 2 मिशन चले। इससे पहले निर्मल भारत मिशन था, फिर स्वच्छ भारत मिशन आया, और पानी को लेकर नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन था, जो बाद में हर घर जल या फिर जल शक्ति मिशन जैसे मिशन इंडिया में आए हैं। ये क्या है, ये फोकस है किस चीज़ के ऊपर, पानी उपलब्ध कराने का, सेहत उपलब्ध कराने का, जो पहले गाँव में थी ही नहीं उपलब्ध। तो भाई जनसंख्या कहाँ जाएगी, शहरों की तरफ गाँव से निकल के। फिर बात आती है एडोलसेंट पॉपुलेशन की। मतलब इंडिया का 1/5 पॉपुलेशन का हिस्सा एडोलसेंट है, जो कि 10 से लेकर 19 साल के वर्गों में आता है, जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है, एजुकेशन की, जो बहुत जल्द आपका जो कार्य वर्ग है उसमें आ जाएगा। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए प्रोटीन, इनको चाहिए हेल्थ, इनको चाहिए एजुकेशन। एडोलसेंट यंग लोग रहते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा एजुकेशन की होती है, इसलिए हमें बहुत आवश्यक है इन चीज़ों में फोकस करने की। एडोलसेंट पॉपुलेशन को क्या चाहिए, वो ग्रोथ ईयर में होता है, उनको चाहिए प्रोटीन, अच्छी इनटेक। लेकिन इंडिया में क्या है, न्यूट्रिशन उपलब्ध नहीं है एक बड़े तबके, गाँव के एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, जो इनइक्वल पॉवर्टी रिलेटेड एरिया है, वहाँ पर ग्रोथ बच्चों में नहीं हो पा रही, स्टंटेड ग्रोथ हो रही है। हाइट इंडिया के बच्चों की कम हो रही है, तो वेस्टिंग और स्टंटेड ग्रोथ, हाइट कम है औसत, क्योंकि उनको मेल नॉरिशमेंट होती है, उनको अच्छी सेहतमंद चीज़ें खाने को नहीं मिलती, डाइट की प्रॉब्लम है। इसलिए इंडिया ने क्या किया था, मिड डे मील योजना चलाई थी, प्रयास किया था कि बच्चों को
अच्छा सेहत, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना मिल सके। इंडिया को ज़रूरत है कि बच्चों की जो डाइट है उसको रिवर्क किया जाए। डाइट बढ़ेगी तभी उनके साथ सेहत अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी होगी तभी वो अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, तभी वो आगे जाके इकोनॉमी में अपना योगदान दे पाएंगे और भारत एक सही डेवलप्ड कंट्री की तरह डेवलप हो पाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर जो एडोलसेंट एरिया, वहाँ एक और चीज़ है जो है एडोलसेंट गर्ल को लेकर समस्या। एडोलसेंट गर्ल को लेकर कई सारी समस्याएं अलग तरह की हैं, जैसे उनके बीच में खून की कमी रहती है। एक तो हमारा समाज पहले ही पुरुष प्रधान है, जो लड़के हैं उनको लेकर ज़्यादा एक लालसा रहती है, इस वजह से अक्सर लड़कियों को नेगलेक्ट किया जाता है परिवार में। इसका नतीजा यह है कि इंडिया की मैक्सिमम जो एडोलसेंट लड़के हैं वो एनीमिया से ग्रस्त हैं, यानी खून की कमी है उनके अंदर। तो वाइट ब्लड सेल्स और जो रेड ब्लड सेल वो कम हो जाते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि एनीमिया में इंडिया की एक बड़ी जनसंख्या जो है वो एडोलसेंट एज की लड़कियां हैं वो एनीमिया से ग्रस्त हैं। इसका दुष्प्रभाव ये होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और शादियों के बाद और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और वो बीमार चलने लगती हैं। इसलिए ज़रूरत है कि इंडिया का जो वर्ग सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है उसको अच्छी डाइट मिले, उनको अच्छी सैनिटेशन मिले, खासतौर पे लड़कियों को लेकर उनको अच्छी डाइट मिले। स्कूल के लेवल पे, पारिवारिक लेवल पे उनको जो सैनिटेशन की समस्याएं हैं उन सब की सुविधाएं दी जाएं, और जो एनेमिक हैं उनको ऐसी डाइट की व्यवस्था की जाए कि एनेमिक ना रहे। उनको एजुकेशन के लिए अच्छी सुविधाएं दी जाए, क्योंकि वो बाहर शहरों में आमतौर पे नहीं मूव कर सकती। उसका हमें प्रयास करना चाहिए कि उनके लिए सुविधाएं हों, घर के आसपास डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, और इसके अलावा फैमिली प्लानिंग की जो अवेयरनेस है वो तब दी जाए उनको। तो अब इंडिया की जो हम बात करें, एडोलसेंट बच्चों की हमने बात करी, को लेकर क्या योजनाएं बननी चाहिए उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने ब्रीफली देखा। अब बात आती है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की। भारत को पता था कि हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी फैमिलीज़ को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर। तो इंडिया दुनिया का लगभग पहला देश था जिसने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में ही लॉन्च किया था, हेल्थ को लेकर, वेलफेयर को लेकर। और इसमें कोशिश की गई थी कि प्लान्ड पेरेंटहुड वॉलंटरी बेसिस पे, मतलब किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा, आप खुद से स्वायत्तता से आप आइए और प्लान्ड पेरेंटहुड कीजिए। मतलब नेशनल जो पॉलिसी ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की है, इसमें भी कुछ ऐसा ही कोशिश की गई थी कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो खुद से अपने परिवार की ऐसी प्लानिंग करें जो कि उनके पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक सभी रूप से उनके लिए बेस्ट हो, वॉलंटरी बेसिस पे, ना कि प्रेशराइज बेसिस पे। और 2000 में जब इंडिया का नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी एडोलसेंट को लेकर, स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था कि यहाँ ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, यहाँ न्यूट्रिशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इस पॉलिसी ने भी फोकस किया था कि इनको अनवांटेड प्रेगनेंसीज, एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने का भी प्रावधान दिया जाए। इनको बताया जाए, इनको अवेयर करा जाए जो इस वर्ग के बच्चे हैं कि भाई क्या क्या समस्याएं लाइफ में आगे हो सकती हैं। जो एड्स की बहुत बड़ी समस्या थी उस समय में, उससे लड़ने के लिए अवेयरनेस डालना बहुत ज़रूरी था बच्चों के बीच में। और इसके अलावा जो प्रेगनेंसीज का इशू था, जो पीरियड्स का इशू महिलाओं के लिए, इन लड़कियों के लिए रहा है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर सुविधाएं देने की बात नेशनल पॉलिसी ऑन पॉपुलेशन में भी की गई थी जो 2000 में आई थी। और एडोलसेंट गर्ल को लेकर, आज अगर आप एडोलसेंट हैं तो आप हेल्थी हैं तो आपका फ्यूचर भी हेल्थी रहेगा, आप अच्छा काम कर पाएंगे तो आपकी पूरी जनसंख्या भी हेल्थी बनेगी। तो जो इंडिया में जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000 वाली, इसमें एडोलसेंट को एक और बात की गई थी कि आप शादी कुछ समय बाद करें। इस चीज़ की प्रोत्साहन दिया गया था, क्योंकि अगर कम उम्र में शादी होती है तो उसके लिए फिर बच्चे कम उम्र में हो जाते हैं, जिसके लिए लड़कियों का शरीर तैयार नहीं रहता, फैमिली पे अननेसेसरी दबाव आता है, फैमिली में लोग कमाने वाले नहीं हुए होते। तो इसलिए कोशिश की गई थी कि डिलेड मैरिज हो सके, जहाँ सभी मेंटली और फिजिकली मैच्योर रहे दोनों पार्टनर, और एजुकेशन हो दोनों के पास, ताकि वो अपने बच्चों को भी शिक्षा प्रदान कर सकें। और सर्विसेज इनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की हो, एजुकेशन की हो, सप्लीमेंटेशन की हो या न्यूट्रिशंस की हो, ताकि ये तैयार रहें जीवन के अगले कदम की ओर। अगले पड़ाव जब जीवन का आए तो ये पूरी तरह से तैयार रहें हर तरह की समस्याओं का सामना करने के लिए, ताकि इसका फ़ायदा ये हो कि इंडिया की पॉपुलेशन ओवरऑल काफ़ी सही और बैलेंस्ड हो, न्यूट्रिशन से ना ग्रस्त हो, स्टंटेड ना हो। इससे हमें क्या पता लगा इस चैप्टर में भाई, कि माइग्रेशन में और जो पॉपुलेशन में कई सारे आयाम हैं। अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन को देखें, वहाँ की माइग्रेशन को देखें, तो आपको बहुत से पॉलिसी में क्या डिसीजन होने चाहिए इसके बारे में क्लियरली आइडिया लग जाता है। अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमें इस पे से सही हो सकते हैं। माइग्रेशन, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर। माइग्रेशन चेंजेस द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द एरिया ऑफ डिपार्चर, बोथ इन द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, इन द एरिया ऑफ अराइवल, या नन ऑफ द अबव। मतलब जब माइग्रेशन होता है तो किस एरिया में नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन में प्रभाव पड़ता है जनसंख्या की, जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ, जहाँ से आए हैं वहाँ, या दोनों में। बताइए क्या जवाब होगा इसका। बेसिक कॉमन सेंस है, दोनों जगह पे होगा, जहाँ से आ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ की जनसंख्या में प्रभाव होगा, उनकी एज ग्रुप में प्रभाव होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन ए पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या मोर मैरिड कपल्स। मुझे बताइए इसका आंसर। अगला देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू, 4 ऑप्शन है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर, द रेट एट विच पॉपुलेशन इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। हमने डिस्कस किया, मुझे बताइए क्या है इसका आंसर।
According to census, a literate person is can read write his name, can read write any language, 7 years old and read write any language with understanding, no 3 hours, reading, writing and arithmetic. बताइए क्या है इसका आंसर? इस हमने डिस्कस किया है, मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे. इस लेसन में हमने जितना करना था हमने कवर कर लिया. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक्स.